हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि इसके पिछले वाला क्लास में हम लोगों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को पढ़ लिया था। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो मेरा है मैथ का रहेगा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि आज हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी ये ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग लगभग क्लास स्टैंडर्ड 9 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का आगे चल के भी बहुत यूज है। तो आज हम लोग एकदम एकदम बेसिक से, जो बच्चा को एकदम ट्रिग्नोमेट्री नाम सुन के उसको दिक्कत आ रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ये क्या है, कैसे बनेगा, ये क्या होगा, तो आज हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। और एकदम एक बार एक करके समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। उसके बाद इसमें इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार शानदार टॉपिक रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोग एकदम इसको एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। ठीक है, इसको एकदम मज़ा लेकर एकदम फील लेकर पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार हम लोग पढ़ते कैसे हैं, एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड आइडेंटिटी। यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटी यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसको हम लोग समझने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार क्या होता है। देखिएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री कर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको मान लीजिए किसी का दूरी निकालना है। मान लीजिए आपको टावर का दूरी निकालना है, तो आप उसका दूरी कैसे निकालेंगे। आप मान लीजिए सड़क का या पुल का आपको लंबाई निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। यानी इन सब चीज़ों में मेरा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या करता है, साइड और एंगल के बीच का संबंध को बताता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, साइड और एंगल का संबंध के बारे में पता करते हैं। और देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो होता है वो मेरे राइट ट्रायंगल में लगता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति हमेशा क्या लगेगा, सिर्फ राइट ट्रायंगल। यानी वैसा ट्रायंगल लेना होगा जिसमें क्या हो, मेरा एक एंगल 90 डिग्री हो। यानी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल क्या होगा, मेरा राइट ट्रायंगल में। तो देखिए, ये मेरे पास मान लीजिए कि ए बी सी मेरा क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, 90 डिग्री। इतना बात तो आप लोग को पता होगा। उसके बाद देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, साइड और एंगल के बीच का क्या लेते हैं, संबंध लेते हैं, यानी रेशियो लेते हैं। जैसे क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया। उसी प्रकार सबसे पहले आप लोग समझिए कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस किसको बोलेंगे और हाइपोटेनस किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए, इसमें मान लेते हैं कि ये वाला एंगल मेरा क्या बन जाए, थीटा बन जाए। ठीक है, तो देखिए, इसमें हाइपोटेनस क्या होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। यानी 90 के सामने है ए सी, यानी ये मेरा क्या बन गया, हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात करें
तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस मेरा चेंज हो सकता है। वो कैसे देखिए, अगर मेरा थीटा यहाँ पर है, यानी अगर मेरा थीटा यहाँ पर है, तो मेरा जो परपेंडिकुलर बनता है वो हमेशा बनता है थीटा के सामने वाला साइड। यानी यहाँ थीटा के सामने वाला साइड है ए बी, यानी ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो मेरा क्या बन गया, बेस बन गया। ठीक है। अब एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग थीटा को चेंज कर देते हैं। यानी मान लीजिए एक और ट्रायंगल है यहाँ पर। ठीक है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। ये मेरा क्या हो गया, इसका 90 डिग्री। इस बार क्या करते हैं हम लोग, थीटा को ये वाला जगह लेते हैं, यानी ए एंगल पर। तो बताइए हमको, इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें जो हाइपोटेनस होगा 90 के सामने वाला, यानी ये वाला मेरा हाइपोटेनस हो गया। उसके बाद हमेशा क्या करते हैं, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, नहीं थीटा के सामने वाला ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया वो मेरा क्या बन गया, बेस बन गया। यहाँ से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, मेरा जो है वो हाइपोटेनस फिक्स होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस मेरा चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है मेरा इसका थीटा कहाँ है, यानी इसका एंगल कहाँ पर है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, आप लोग एक रिलेशन पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ से लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या, बेस का स्क्वायर। ठीक है। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, साइड और एंगल के बीच के रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टैन थीटा के बारे में, इन सब के बारे में क्या करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये कुछ बेसिक बात हो गए। उससे पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोण के बारे में। यानी सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है। देखिए, कोण के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा, क्या होता है, जब दो रेखा के बीच किसी कॉमन एंगल के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। जल्दी देखिए, जब कोई कर्ण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति अंत बिंदु O पर परिवृत्त घूमकर OB अवस्था में पहुंचती है, तब एंगल OA भी प्राप्त होता है। यानी ये क्या कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब समझिए। मान लीजिए O मेरा कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इससे जो लाइन जा रहा है उसको मान लीजिए OB। ठीक है। और एक और मेरा एक अनदर लाइन जा रहा है, वो O से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है, A पर जा रहा है। तो एंगल मेरा क्या बनेगा इसमें, जो एंगल बनता है वो मेरा वो दो लाइन के बीच में, यानी एंगल हमेशा किसी कॉमन वर्टेक्स पर बनेगा। क्या बनेगा, कॉमन वर्टेक्स पर। यानी दो एंगल है वो किसी अगर कॉमन वर्टेक्स पर अगर मिल रहा है तो उसके बीच का जो रेखा होता है, स्पेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, एंगल BOA। ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा प्रारंभिक रेखा यानी कि मेरा इनिशियल लाइन, और यहाँ पर क्या है, अंतिम रेखा यानी कि इंड लाइन। फिर यहाँ पर आपको बोल रहा है कि प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा में घूम के माप की कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ से अगर प्रारंभिक रेखा से अगर अंतिम रेखा के अगर डिस्टेंस की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की बात करें, तो उसको जो मेजर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोण बोलते हैं। यदि किरण समानांतर यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है तब कोण धनात्मक होता है। यानी जब मेरा एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो चीज़ है। देखिए, क्लॉकवाइज क्या होता है, आप घड़ी को देखे होंगे, वो क्लॉकवाइज चलता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलता है, बताइए।
क्लॉकवाइज मतलब हो गया इस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो घड़ी जो चलता है वो क्या चलता है? घड़ी को आप लोग देखे होंगे, वो क्या चलता है मेरा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसी जगह पर अगर उल्टा कर देती है मेरा क्या बन जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसी जगह पर मेरा अगर डायरेक्शन ये हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हम डिस्टेंस ले रहे हैं अंतिम रेखा से लेकर के क्या? प्रारंभिक रेखा से। तब जब किरण दिशावर्तक हो यानी क्लॉकवाइज हो तो दिशा में घूमती है, तब कोण ऋणात्मक होता है। यानी कि अगर मेरा जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, यानी अगर मेरा जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो इस कंडीशन में मेरा जो कोण होता है वो धनात्मक बनता है। और अगर मेरा जो कोण हो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि अगर मेरा कोण जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इस केस में जो मेरा कोण बनता है वो मेरा बनता है क्या? ऋणात्मक कोण। तो आई होप आप लोग को एंगल के बारे में यानी कोण के बारे में समझ में आ गया होगा। यानी जब दो रेखा किसी एक बिंदु पर मिलती है और उसके बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला मेरे पास है वृत्तीय माप। यानी अगला जो मेरे पास है वो क्या है? अगला मेरे पास है वृत्तीय माप, यानी कि सर्कुलर मेजरमेंट क्या होता है। यानी कि सर्कल का हम लोग परिमाप कैसे करते हैं, उसको मापते कैसे हैं, सर्कुलर जो चीज़ होता है उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं, इस पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी सर्कुलर जो चीज़ होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे कि 30 डिग्री हो गया, ठीक है? इसको अगर हमको रेडियन में लिखना होगा तो एक कन्वर्जन याद होना चाहिए। क्या होता है? एक कन्वर्जन है कि पाई डिग्री बराबर जो होता है वो मेरा क्या होता है? पाई बटा 180 रेडियन। यानी 1 डिग्री में मेरा पाई बटा 180 रेडियन होता है। ठीक है? तो जितना भी सर्कुलर मेजरमेंट है इसको हम लोग क्या करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। यानी इसका यूनिट क्या हो गया? रेडियन हो गया। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 1 डिग्री कहलाता है। यानी ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई सर्कल है, यहाँ पे क्या है? कोई मेरा एक सर्कल है, ठीक है? ये सर्कल का क्या हो गया? सेंटर हो गया, ठीक है? उसके बाद आगे क्या कर रहा है कि किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप, यानी मान लीजिए कि ये सर्कल का क्या है? यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है? त्रिज्या है। यानी ये मान लीजिए ये सर्कल का रेडियस है, ठीक है? उसके बाद इसके लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण बनता है, यानी इसके वृत्त के जो चाप है, डायमीटर का जो, यानी इसका अगर वृत्त ले ले, यानी इसका वृत्त अगर ऐसे ड्रॉ कर दे तो इसके वृत्त पर अगर केंद्र पर अगर आंतरिक कोण बनता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया। यानी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसको देखिए। कोण बराबर क्या होता है? यानी कि अगर हमको कोण निकालना है तो क्या करेंगे? चाप की लंबाई बटा में क्या? त्रिज्या इंटू में रेडियन। यानी जो चाप लिए हैं उसका हम लोग को लंबाई, यानी मान लीजिए यहाँ से एक और लाइन अगर ड्रॉ कर दें, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है? यानी अगर हमको ये वाला चीज़ निकालना है, यानी यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि मेरा थीटा क्या होगा। देखिए समझिएगा। तो अगर हमको थीटा निकालना है तो थीटा बराबर डायरेक्ट बोलेंगे चाप की लंबाई। तो मान लीजिए ये वाला चाप जो है इसकी लंबाई 2 मीटर है, तो चाप की लंबाई कितना आ गया? 2 मीटर अपॉन में त्रिज्या, यानी त्रिज्या को क्या कर लीजिए आप लोग, मान लीजिए कितना है? 10 मीटर है। और उसको क्या करना है? इंटू में रेडियन, यानी रेडियन में आप लोग कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है?
यानी जब भी आप एंगल निकालिएगा, जब भी आप कोण निकालिएगा, उसको निकालिएगा आप लोग रेडियन में। इसको आप लोग रेडियन में लिख दीजिएगा, यानी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको सर्कुलर मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। यानी कि सर्कुलर जो चीज़ होता है, यानी सर्कल का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगला आता है मेरे पास क्या? अगला मेरे पास आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या आता है अगला? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण की सम्मुख भुजा लंब समकोण के सामने भुजा का कर्ण या तीसरा भुजा आधार कहलाती है। यह बात आप लोग को हमने बताया। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज, आप लोग बताइए समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री हो। उसमें क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण का सम्मुख भुजा, यानी कि जो लंब समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, यानी हाइपोटेनस कहलाता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास क्या है? राइट ट्रायंगल है, यानी ए बी और सी मेरा क्या है? राइट ट्रायंगल। मतलब ये मेरा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। इसके 90 के सामने वाला क्या होगा? इसका हाइपोटेनस होगा। उसके बाद ये वाला क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर, और ये वाला इसका बेस। ठीक है, तो वही बोल रहा है, यानी अगर मेरा ट्रायंगल एबीसी में अगर एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है, और एंगल सी को थीटा लिया है, यानी ये वाला एंगल को अगर थीटा ले ले तो क्या होगा? थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा एसी कर्ण होगा, यानी यहाँ पर अगर कर्ण की बात करें, यानी हाइपोटेनस क्या होगा मेरा? साइड एसी, और ए बी क्या होगा? इसका लंब होगा, और बी सी इसका आधार होगा, यानी बी सी इसका क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? पाइथागोरस परिमेय से, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन में यूज आएगा। यानी ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये बात आपको समझ में आ गया। ये बात हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया था। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को हम लोग बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है। यानी देखिए सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या हो गया? ए बी सी, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ये हाइपोटेनस, इसको आप लोग मान लीजिए अगर थीटा है तो क्या होगा? ये मेरा परपेंडिकुलर बनेगा और ये मेरा बेस बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से क्या बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, यानी ट्रिगो रेशियो क्या होगा? ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा? तो देखिए यहाँ से एक चार्ट बनाएंगे हम लोग। यहाँ से चार्ट क्या बनाते हैं? हाँ देखिएगा, यहाँ से क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी ट्रिगो रेशियो। ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ पर देखिए इसका रेशियो कितना होता है? सबसे पहले इसमें आता है साइन थीटा। यानी इसमें सबसे पहले क्या आता है? दूसरा इसमें आता है कॉस थीटा।
दूसरा इसमें आता है क्या, कॉस थीटा। रुकिए हम लोग ऐसे ही बता देते हैं, इसको हटाइए। देखिए पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है वो मेरे पास आता है साइन थीटा। इसमें टोटल आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ना है, यानी इसमें टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है। देखिए पहला क्या होता है, यानी अगर पहला की बात करें तो वो मेरा होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। यानी पहला आता है मेरे पास देखिए पहला जो है वो मेरा है साइन थीटा, दूसरा हमको पढ़ना है कॉस थीटा और तीसरा इसमें क्या है, टैन थीटा। फिर अगर आगे की बात करें तो उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद अगला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद कॉट थीटा। ये मेरा क्या है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। यानी इन्हीं सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा जो होता है, यहाँ पर देखिएगा, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। यानी साइन थीटा जो रेशियो देता है वो देता है किससे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से। उसके बाद जो कॉस थीटा जो रेशियो देता है वो देता है मेरा बेस और हाइपोटेनस से। उसके बाद अगर टैन थीटा की बात करें तो उससे हम लोग को रेशियो मिलता है परपेंडिकुलर बाई बेस से। यानी ये मेरा रेशियो हो गया। उसके बाद अगर कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा के, तो वो मेरा होता है साइन का अपोजिट। यानी कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट है, कॉस जो है वो सेक का अपोजिट है और टैन जो है वो कॉट का अपोजिट है। ये नहीं, ये सब क्या है, आपस में अपोजिट है। यानी कोसेक अगर साइन थीटा अगर पी बाई एच है तो कोसेक थीटा क्या होगा, एच बटा पी। उसके बाद अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा किसके अपोजिट होता है, कॉस थीटा के। यानी अगर कॉस थीटा अगर बी बाई एच है तो सेक थीटा होगा एच बटा पी। और लास्ट इसमें है क्या, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसके इक्वल है, टैन थीटा के। यानी ये पी बाई बी है तो ये क्या होगा, बी बटा पी। यानी ये मेरा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। पहला साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी। ठीक है, और यहाँ पर कॉट थीटा को लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आ गया मेरा, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। ये मेरा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। यानी इन्हीं सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यानी साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा जो होता है, यहाँ पर देखिएगा, टैन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियोज होता है। यानी टैन थीटा बराबर हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोल सकते हैं। तो इसी से मेरा फॉर्मूला निकल के आया पी बाई एच। यानी यहाँ क्या था, यहाँ था पी बाई एच और यहाँ था बी बाई एच। यानी एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, पी बाई बी। तो जो टैन थीटा होता है वो क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियोज देता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ बात था उसको आप लोग को बताना था। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। यानी ये कुछ रेशियोज था, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ से कुछ फार्मूला आता है, यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। ऐसा फार्मूला है। जो सेक थीटा
जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है 1/sec थीटा। उसके बाद जो tan थीटा होता है वो क्या होता है 1/cot थीटा। तो ये कुछ क्या था, ये मेरा कुछ बेसिक सा फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? उसके बाद देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपके लिए लिख के लाए हैं, यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ट्रायंगल ABC है, ठीक है? उसमें क्या है, इसका अगर हाइपोटेनस की बात करें तो वो मेरा K है, यानी हाइपोटेनस का नेमिंग दिया है K है। और यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर मेरा क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। और यहाँ A मेरा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। यानी यहाँ बनेगा K² बराबर L² प्लस A²। यानी यहाँ से ये वाला चीज़ हमको दिया है। अब देखिए यहाँ से अगर हमको साइन थीटा निकालना है तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पर क्या है, L है, और बेस के जगह पर मेरा, सॉरी कर्ण के जगह पर K है। यानी यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, L/K। उसके बाद दूसरा मेरा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यानी कॉस थीटा बराबर हम लोग A/K बोल सकते हैं। उसके बाद टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। यानी ये हो जाएगा L/A। उसके बाद अगला है कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास सेक थीटा। यानी सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, फिर अगला है मेरा कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। यानी आप लोग को अगर ये वाला यहाँ से अगर 3 पार्ट भी अगर याद हो जाए तो ये सारा बात आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या था, साइन थीटा P/H, V/H और H/V, यही था मेरा। यानी ट्रिक क्या था इसका, साइन थीटा क्या होता है P/H, कॉस थीटा P/H और tan थीटा P/V, इसी के अपोजिट सब था। यानी इसका अगर ट्रिक की बात करें तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी इसका ट्रिक क्या है, इसका अगर ट्रिक की बात करें तो इसका जो ट्रिक है वो देखिएगा, फिर से आप लोग याद करिएगा पंडित को, पंडित, फिर से बद्री प्रसाद, फिर से क्या होगा बद्री, और फिर से प्रसाद, इससे हर, हर भोले। यानी इसको याद करने का ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। यानी साइन थीटा P/H, कॉस थीटा V/H, tan थीटा P/V। इसको आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? अगला देखिए, नेक्स्ट है मेरा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यानी अगला जो मेरे पास है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आइडेंटिटी है। यहाँ पर जितना भी आइडेंटिटी लिखा है सभी महत्वपूर्ण है। यानी क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन में जो पूछता है वो डायरेक्ट आइडेंटिटी से पूछता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चंस है वो सब आइडेंटिटी से ही बनेगा। बिना आइडेंटिटी लगाए, बिना फॉर्मूला लगाए आप इसका क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यानी इसका जितना भी क्वेश्चन है उसमें आपको आइडेंटिटी लगाना होगा। सबसे पहले फॉर्मूला की बात करें तो वो मेरा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1।
ठीक है। अगला फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो tan स्क्वायर थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। फिर अगला क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ पर क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। इसी से आप लोग कन्वर्ट करके सारा बना सकते हैं। यानी अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा का यूज हुआ तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटी आप लोग को याद रखना होगा। अगला है मेरा कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज है। ये क्या था मेरा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी था। ठीक है। और यहाँ पर है मेरा कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज है, उसको आप लोग को याद रखना है। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होगा साइन ए इंटू में कॉस बी, यानी साइन ए इंटू कॉस बी, और क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी। यानी पहला में होगा साइन ए, दूसरा में होगा कॉस ए। अगला फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए माइनस बी में क्या होगा सिर्फ प्लस के जगह पर माइनस लिख देना है। दोनों फार्मूला क्या है सेम है। ठीक है। अगर आप एक फार्मूला याद करिएगा तो उससे आपको दूसरा फार्मूला रिकॉल हो जाएगा। यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या था साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। ठीक है। अगला फार्मूला है मेरा कॉस का, यानी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा इसमें सिंपल सा फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर हम लोग प्लस के जगह पर माइनस लेंगे, इसमें उल्टा हो जाता है। कॉस वाला मेरा जो चीज़ें होता है वो उल्टा हो जाता है। यानी आप अगर कॉस ए प्लस बी बोलेंगे तो आप फॉर्मूला में क्या बोलेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। और अगर आप कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलेंगे वो आप क्या बोलेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस के साइन ए साइन बी। यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद अगला मेरा जो फॉर्मूला है वो है tan का, यानी tan ए प्लस बी बराबर क्या होगा तो इसका फॉर्मूला होता है tan ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस tan ए बी। ठीक है। फिर अगला फॉर्मूला है मेरा tan ए माइनस बी का, यानी tan ए माइनस बी की जगह पर क्या आएगा यानी जहाँ जहाँ माइनस है या जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ मेरा माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर मेरा साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा tan ए माइनस tan बी और 1 प्लस, यानी यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, यानी 1 प्लस tan ए tan बी। यानी साइन का कॉस का और टेन का, यानी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी। ये सबका क्या है फार्मूला है। यानी आप इसका अगर 3 फार्मूला याद कर लेंगे तो उससे क्या होगा आप लोग 6 फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप साइन ए प्लस बी का याद करिएगा तो उससे डायरेक्ट आपको साइन ए माइनस बी का याद हो जाएगा। अगर आप कॉस ए प्लस बी का याद करिएगा तो उससे आपको कॉस ए माइनस बी का याद हो जाएगा। और अगर आप tan ए प्लस बी का याद करिएगा तो उससे आपको tan ए माइनस बी का फार्मूला याद हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आगे मेरा क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। हेलो, हाँ देखिएगा, आगे मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल का बहुत यूज है, क्वेश्चन में भी यूज होगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लोग क्या करिएगा किसी एक वाइट पेज पर, किसी पेज पर एक लोग आप लोग ये वाला टेबल लिख लीजिएगा और सामने जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लीजिएगा और बार बार इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देखिएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए
जो एंगल हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी इतना ही एंगल के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। यानी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये मेरा क्या था? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि अलग-अलग एंगल पर मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू है वो अलग-अलग होगा। यानी बताइए कि साइन 45 पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? यानी कि अगर हम साइन 40 डिग्री पर देखें, सॉरी 45 डिग्री पर देखें, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलग-अलग कोण के लिए, अलग-अलग एंगल के लिए हम लोग अलग-अलग वैल्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा, यानी साइन 0 का मान क्या होता है? 0। उसके बाद साइन 30 का मान होता है मेरा 1/2। साइन 45 का मान होगा क्या? 1/√2। और साइन 90 का जो 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है? तो ये मेरा हो गया साइन थीटा। ये मेरा क्या हो गया? साइन थीटा। अब इसी का अगर उल्टा कर दें, यानी इधर से गए तो कॉस थीटा में क्या होता है? ये वाला चीज़ यहाँ से शुरू होता है। यानी यहाँ से यहाँ ये वाला चीज़ अपोजिट हो जाता है। समझ में आया? यानी अगर साइन 0 का वैल्यू देखें, तो साइन 0 का वैल्यू 1 होता है। सॉरी, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। और अगर हम कॉस 30 की बात करें, तो मेरा क्या होगा? जो कॉस 60 का वैल्यू होगा वो मेरा कॉस 30 का बन जाएगा। यानी कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। और अगर हम कॉस 45 की बात करें, तो दोनों में जो है मेरा कॉस 45 का वैल्यू सेम रहेगा। यानी साइन थीटा में भी कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 में भी मेरा क्या 45 डिग्री में भी इसका वैल्यू 1/√2। यानी दोनों में कॉस 45 का वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। उसके बाद साइन 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 90 का वैल्यू 0। यहाँ तक आप लोग समझ गए? फिर अगला आता है टेन थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो होता है। यानी अगर हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता है, तो हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर हमको टेन 0 निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा? साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0 बटा कॉस 0 का वैल्यू 0। यानी 0/1, यानी क्या होगा? 0 होगा। यानी टेन 0 का मान 0। उसी तरह से हम आगे भी निकाल सकते हैं टेन 30 का मान। तो हमको क्या निकालना देखना होगा? साइन 30 का मान क्या है और कॉस 30 का मान क्या है? साइन 30 का मान क्या है? 1/2 अपॉन में कॉस 30 का मान √3/2। यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी कॉस 30 का मान क्या होगा? 1/√3। 1/√3। उसी तरह से हम लोग आगे का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 45 का वैल्यू निकालना हो तो क्या निकालेंगे? साइन 45 का वैल्यू देखेंगे और कॉस 45 का वैल्यू देखेंगे। यानी कि इसमें अगर 2 वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आप लोग वैल्यू अपने से ही निकाल सकते हैं। देखिए, अगर tan 45 का निकालना हो तो क्या होगा? sin 45 और cos 45 का वैल्यू, यानी 1/√2 बटा में 1/√2। यानी ये से ये कैंसिल, क्या आया? 1। यानी tan 45 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह से हम आगे का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 60 का वैल्यू क्या होगा? sin 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। यानी इसका वैल्यू क्या आ गया? यानी cos 60 का वैल्यू क्या आ गया? √3। उसी तरह से हम tan 90 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए tan 90 में समझिएगा आप लोग, अगर tan 90 की बात करते हैं, तो देखिए sin 90 का वैल्यू 1 है, sin 90 का वैल्यू 1 है और cos 90 का वैल्यू 0 है। कितना है? 0 है। अब बताइए कि 1/0 क्या होता है? 1/0 1/0 क्या होगा? ये मैथ में क्या होता है? अनडिफाइंड। 0/1 0 होगा, लेकिन कि यहाँ पर अगर 1/0 लिखे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे?
यानी 1/0 मेरा अनडिफाइंड चीज़ है, तो इसमें क्या बोलेंगे अनडिफाइंड। उसी तरह से अगर हमको कॉट का निकालना होगा तो कॉट जानते हैं क्या होता है, tan का उल्टा। यानी tan अगर 0 है तो क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 0 है तो क्या होगा 0/1। 0 का उल्टा क्या होता है 1/0, यानी 1/0 अभी हम लोग पढ़े क्या होगा अनडिफाइंड, यानी कॉट 0 मेरा अनडिफाइंड। उसके बाद यहाँ पर क्या है cot 30 क्या होगा, यानी यहाँ वाला चीज़ उठ के यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये वाला कुछ इस तरह से चलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोगों ने कॉस में देखा वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पर कॉट में हो जाएगा, यानी वहाँ से यहाँ, यानी कॉट 0 का मान मेरा अनडिफाइंड। कॉस्ट 30 का मान क्या है √3, कॉस 45 का 1, कॉस 30 का 1/√3, और यहाँ पे क्या होगा कॉट 90 का 0। उसके बाद अगला आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो अगर हमारा कॉस थीटा का मान 0 है, यानी कॉस 0 का मान 1 है, तो सेक 0 का मान भी क्या होगा 1 होगा। और अगर मेरा कॉस 30 का मान √3/2 है, तो सेक 30 का मान क्या हुआ 2/√3। और अगर मेरा सेक 45 का मान अगर 1/√2 है कॉस 45 का, तो सेक 45 का क्या होगा √2 हो जाएगा। और अगर मेरा इसका 60 है तो क्या होगा 1/2, और यहाँ पर है 0, यानी कॉस 90 अगर 0 होगा तो सेक 90 क्या होगा 1/0, यानी अनडिफाइंड। उसके बाद अगला आता है कॉसेक थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा अगर 0 है तो कॉसेक थीटा अनडिफाइंड होगा, यानी अनडिफाइंड वाला 4 गो टर्म है, साइन 90, कॉट 90, सेक 90, कॉसेक 0। उसके बाद यहाँ पर क्या है कॉसेक 30 का मान 2 होगा, कॉसेक 45 का मान 1/√2, कॉसेक 60 का मान 2/√3, और कॉसेक 90 का मान 1। यानी अगर आप ये वाला साइन थीटा का और अगर कॉस थीटा का वैल्यू याद कर लिए तो उससे आप लोग ये सारा वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है विभिन्न कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी डिफरेंट एंगल के लिए मेरा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का कुछ टेबल दिया गया है। ये टेबल आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोट पॉइंट में क्या दिया है, अगर मेरा प्रथम चतुर्थांश में सभी फलन धनात्मक है तो वो मेरा पॉजिटिव होगा। अगर द्वितीय चतुर्थांश में अगर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर चतुर्थ क्वाड्रेंट की बात करें उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मेरे पास क्वाड्रेंट है, क्या है, ये मान लीजिए एक एक्सिस बना लिए, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स, ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको आप लोग याद करिएगा कैसे, प्रथम फलन में जो है मेरा वो सभी पॉजिटिव होता है, यानी इसको आप लोग याद कर सकते हैं ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। यानी इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, ऑल मतलब जितना भी है साइन कॉन्स्टेंट पहला क्वाड्रेंट में ये सभी पॉजिटिव हो, उसके बाद ऑल स्टूडेंट से टेक कॉफ़ी, यानी एस वाला जो है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और सेक्स पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और टेक थीटा। यहाँ पर है ना सेकंड में साइन, और अगला है मेरा ये इसमें tan थीटा पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। ये आप लोग इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो tan ए का मान क्या होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हमको साइन ए का वैल्यू दे दिया, यानी इसमें हम लोग
साइन ए बराबर क्या बोला है? 3/5। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा किसके किसके बीच रेशियो देता है? साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो देता है। तो यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और मेरा हाइपोटेनस क्या है? 5 है। तो अगर हमको यहाँ tan थीटा निकालना होगा, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमको बेस निकालना होगा। तो बताइए हम लोग बेस कैसे निकालेंगे? तो बेस निकालने का फ़ॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट पाइथागोरस लगाएंगे, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर, यानी यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? 16, यानी बी का वैल्यू 4, यानी बेस कितना आ गया? 4 आ गया, यानी यहाँ से मेरा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस निकल गया। तो यहाँ से हमको जितना भी ट्रिग्नोमेट्रीज है, यानी छेओं का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन में सब लिख के बता देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है p/h। इसी क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया रहता कि साइन थीटा बराबर 3/5, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो देखिए साइन थीटा बराबर p/h, यानी परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस 5। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या निकाले? 4/5। उसके बाद tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 3 है और बेस 4 है। 3 निकालिए, उसी का अपोजिट कर देंगे, यानी साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? 5/3। उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉसेक का अपोजिट, यानी कि 5/4। उसके बाद कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा? 4/3। तो यहाँ से क्या कर दिए? सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान आ गया 3/4, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर भी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमको क्या निकालना है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान। और अभी ही हम लोग फॉर्मूला में यहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ देखिए फॉर्मूला में क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है। तो यहाँ थीटा की जगह पर एक्स है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थर्ड नंबर, देखिए एक और क्वेश्चन, यदि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री हो और साइन ए बराबर 12/13 हो, तो साइन ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा? यानी इसमें बताना है कि हमको साइन ए इंटू में साइन सी का मान क्या होगा। यानी इसमें हम लोग कैसे बता सकते हैं? देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। ये मेरा क्या हो गया? 90 डिग्री। और साइन क्वेश्चन में दिया है कि एंगल भी 90 डिग्री है, और साइन ए बराबर क्या दिया है? 12/13, यानी कि परपेंडिकुलर दे दिया 12 और हाइपोटेनस दे दिया 13, यानी हाइपोटेनस क्या है? 13 सेंटीमीटर, यानी ये वाला हो गया 13 सेंटीमीटर और ये वाला क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं? इसका बेस निकाल लेते हैं, यानी बेस कैसे निकलेगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है? 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर बी स्क्वायर, यानी इसको घटाने पर आएगा 25, यानी 25 बराबर बी स्क्वायर, यानी बेस क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर।
ठीक है? यानी ये वाला बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पता चल गया। तो यहाँ से हमको साइन सी निकालना है। साइन ए हमको दिया है और साइन सी निकालना है। तो साइन सी कैसे निकलेगा? यानी ये साइन सी मतलब क्या? ये वाला एंगल लेना है। तो कितना होगा? साइन सी बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी इसमें परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? 12। सॉरी, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? यानी इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो 5 होगा और हाइपोटेनस 3। यानी साइन सी वन मतलब ये वाला। यानी साइन का एंगल क्या लेना है? ये। यानी इसमें हम लोग ये वाला एंगल लेंगे। तो साइन सी बराबर क्या होगा? 5/13। तो हमको वैल्यू निकालना है साइन ए इंटू साइन सी। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? साइन ए का मान क्या है? 12/13 मल्टीप्लाई बाई साइन सी का वैल्यू क्या है? 5/13। यानी ये आएगा 60/169। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? चलिए, आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो है, यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और इसका फॉर्मूला के बारे में बात किया। यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोगों ने समझ लिया और इसका हम लोग आइडेंटिटी देख लिए। यानी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने फार्मूला को देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे? इसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।